नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स की डेट हैं वो नज़दीक आ गई हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट की है और एमपी सेट के एग्ज़ाम भी डिसाइड है जनवरी में। तो काफ़ी क्रूशियल टाइम है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आपका जो पेपर सेकंड है वो यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका लगभग सिलेबस कॉमन है, तो आप वहाँ से पेपर सेकंड की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर लें, जहाँ आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, आपके लिए फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो आप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें और आप इसकी क्लासेस वहाँ से ज्वाइन कर लें। ये हमारे सोशल मीडिया ऐप हैं, जो प्लेटफॉर्म है आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप यूजीसी नेट गुरुकुल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का जो सेशन है वो जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपनी सीरीज़ थी उसी के साथ अब ये यूजीसी नेट सेट और आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इसका जो कॉमन वाला जो पार्ट है उसको लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये ग्रंथ का नाम तो अर्थशास्त्र है, ठीक है। ग्रंथ का ही नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स पे नहीं है। तो ये अर्थशास्त्र देखिए पहले नंबर पे दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका जो मेन विषय है वो राजनीति शास्त्र पर है। तो अगर हम बात करें, इसमें 15 तो अधिकरण है, 150 आप लोगों को यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं और 180 जो है वो प्रकरण है। ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछता भी है और अभी लेटेस्ट हालिया एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें जो है वो 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। तो काफ़ी वैसे इजी क्वेश्चन है कौटिल्य। नेक्स्ट अपन बात करें, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो देखिए, मध्य युग का शिशु या अपने युग का शिशु सही हो जाएगा। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या पिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है ये और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैकियावेली को जो मध्य युग का शिशु है वो कहा जाता है। और जो मध्य युग का शिशु है, अगर इसका पूछ ले तो राजनीतिक आलोचक है डनिंग। तो ये डनिंग महोदय ने इनको मध्य युग का शिशु कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कथन और कारण का यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा दो बातों का ध्यान रखें। क्या तो उसके आगे क्योंकि लगाकर पढ़ें या फिर उसके आगे इसलिए लगा के पढ़ें। देखिए, जैसे अभी कथन ए है, शक्ति भ्रष्ट करती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। अगर ये कथन भी पूछ ले तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, ये आपके लॉर्ड एक्टन का कथन है। और अब यहाँ पर क्योंकि या इसलिए लगाते हैं। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोच्च नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विविध समूह में विभाजित होती है। तो शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है, इसलिए लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति विविध समूह में विभाजित होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें अरस्तु का तो दास्ता संबंधी विचार है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिक्स पुस्तक में दास्ता संबंधी विचार दिया है और दास्ता को इसने सही ठहराया है। ये कहता है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो तरीके से बनाया है, एक तो दुबले पतले लेकिन उनके पास बुद्धि है और एक हष्ट पुष्ट जिनके पास बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर जो बुद्धि जिसके पास है वो मालिक हो जाता है और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो दास हो जाता है, ठीक है। और दास अगर मालिक के साथ रहेगा तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। मालिक को भी कहता है कि दासों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए और यदि दास अपने उसमें बुद्धि आ जाए तो मालिक को उसे तुरंत प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए। तो अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से औचित्य सिद्ध करता है,
कि कमजोर वस्तु पर अधिक शक्तिशाली वस्तु का नियंत्रण होता है। दास्ता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्योंकि या इसलिए लगाकर बिल्कुल सही तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। या इसको इस तरीके से पूछता है कि हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन रूसो का संप्रभु है। तो ये जो कथन कहा गया है ये वाहन द्वारा कहा गया है। ये वाहन द्वारा कहा गया है। देखिए लेवियाथन है, वो लेवियाथन एक समुद्री जीव है और हॉब्स ने अपने शासक को लेवियाथन के समान बताया है कि शासक को लेवियाथन के समान निरंकुश होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो रूसो ने क्या किया, इस निरंकुश शासक के ऊपर कुछ नियंत्रण लगा दिए। यानी कि उसकी जो सामान्य इच्छा है रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत है। तो ये रूसो का जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है इसके ऊपर यहाँ पर शासक के ऊपर कुछ नियंत्रण लगा दिए सामान्य इच्छा का। तो बाकी सब कुछ वही है, अदेय है, अविभाज्य है, ठीक है, और इसको किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, सर्वोच्च है, निरंकुश है, तो सेम विशेषताएं हैं। तो इसलिए इसका जो है रूसो का संप्रभु हॉब्स का सर कटा लेवियाथन है। तो ये कथन वाहन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है। तो जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल आ जाता है तो उसमें अगर अंबेडकर होता है तो इसके चांस सही होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये बुक है 1947 में जिसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें, रूल ऑन प्रिंसेस का लेखक कौन है, राजाओं पर शासन। तो देखिए मध्ययुगीन विचारक रहे थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस जो है चर्च के सर्वोच्च सिद्ध करते हैं और राज्य को चर्च के नियंत्रण में रहने की बात करते हैं। तो इनकी जो किताब है सुम्मा थियोलॉजिका ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है। और सुम्मा द कंट्राडिक्शन वो भी इनकी किताब काफ़ी फेमस रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर दें। तो प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। ये अपन काफ़ी बार पहले क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर चुके हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उसके रिपब्लिक में है। प्लेटो भारत आया था और भारत से उसने वर्ग सिद्धांत इसने ग्रहण किया, वर्ण व्यवस्था जो भारत की है। तो इसने कहा कि व्यक्ति के अंदर तीन गुण होते हैं, एक तो बुद्धि होती है, एक शौर्य होता है और एक तृष्णा होती है। लेकिन व्यक्ति के अंदर एक गुण प्रधान होता है, जिसके पास बुद्धि होगी वो शासक बन जाएगा या दार्शनिक बन जाएगा, या जिसके पास शौर्य होगा वो सैनिक बन जाएगा, और जिसके पास तृष्णा होगी वो उत्पादक वर्ग बन जाएगा। तो इन तीनों द्वारा अपना कार्य करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही वो न्याय है। तो प्लेटो श्रम विभाजन को न्याय में विश्वास करता है, ये राइट हो जाएगा। कार्य विशेषीकरण, जिसके अंदर जैसा गुण है वैसा कार्य करे। और लेख डायलॉग वार्ता पर आधारित है, सुकरात को इसने अपने पात्र बनाया है कहानी का, तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। तो ये 91वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें ये कहा गया कि जो लोकसभा है केंद्र में और राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा, और न्यूनतम संख्या कही है, ध्यान रखना न्यूनतम संख्या कही है 12, जिसमें 11 तो मंत्री होंगे प्लस एक प्रधानमंत्री हो जाएगा। राज्य में भी होगा तो वो 11 मंत्री प्लस एक इसका मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष जानी गई। तो देखिए भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था वो 1857 की क्रांति तक था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया, और ये शक्तियां जो है वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गई। अब भारत का शासन ब्रिटेन से संचालित होने लगा, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके यहाँ पर एक नया पद प्रारंभ किया गया वायसराय का। और पहले वायसराय भी जो हुए वो लॉर्ड कैनिंग ही हुए हैं, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए हैं। तो ये 1858 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राजनीतिक विचारक जिन्होंने वेदों की ओर लोटो का नारा दिया, और साथ ही साथ अपन बात करें इन्होंने जो है आर्य समाज की भी स्थापना की है।
आर्य समाज की स्थापना। तो इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। इनका जो मूल नाम था मूल शंकर था, ठीक है। और जो मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया है। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 ईयर्स हो जाएगा। आर्टिकल 280 भारतीय संविधान का, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो करों का डिवाइडेशन होता है उसकी सिफारिशों के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान का जो एकमात्र ऐसा है जो भारतीय संविधान का, देखिए अगर इसकी अपन बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324, भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 से 329 तक ये भारत में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। और जहां अनुच्छेद अगर अपन बात करें भारत का 326, 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। मूल संविधान में ये आयु 21 वर्ष लागू की गई थी, 21 वर्ष लागू की गई थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों के लिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 15। भाग 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसमें 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। तो ये भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी बहस के पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो जो खर्चे होते हैं उनकी जांच करती है लोक लेखा समिति, संसद का जो ब्यौरा रखती है, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और टोटल जो है 22 सदस्य यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो देखिए अपन जब बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में अपन बात करते हैं संघ सूची, फिर अपन बात करते हैं राज्य सूची, फिर अपन बात करते हैं समवर्ती सूची। तो ये जो है ये 7 सूचियाँ, इस पे केंद्र बनाएगा कानून, इस पे राज्य, और इस पे केंद्र और दोनों राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन इन तीनों सूचियों के अलावा जो विषय बचते हैं उन्हें अपन अवशिष्ट विषय कहते हैं। ये आर्टिकल 248 में दिए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2। तो इनके जो बाहर जो भी विषय हैं वो अवशिष्ट विषय हैं और भारत में ये विषय केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं। एजेंडा 21 क्या है ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है पृथ्वी को बचाने के लिए एजेंडा 21 तय किया गया था। और उसमें ये बात की गई थी कि सतत विकास होना चाहिए, लेकिन विकास टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ विकास की यहाँ पर बात की गई थी। तो एजेंडा 21 वो है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो अगर हम बात करें समानता के अधिकार का या समाज में समानता स्थापित करने के लिए इस अधिकार का निर्माण हुआ था। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है ये कहता है कि शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी में उपाधियां आप उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है या भारत रत्न है, आप इनको उपाधियों के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि इसको लेकर विवाद उठा था, लेकिन ये विवाद यूँ कहता है कि विशिष्ट सम्मान है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं करेगा, ये भेदभावपूर्ण नहीं है। तो ये अपना आज का जो सेशन था वो इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए इक्वल हैं, और यदि आप कुछ जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं उसकी अपन चर्चा कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वीडियो में अगले टॉपिक पर। बने रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। धन्यवाद।